नमस्कार। 99 न्यूज़ के नेशनल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोज़र के प्रयोग ने इतना जोर पकड़ा कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तो अवैध कार्य और निर्माण को लेकर बुलडोज़र के प्रयोग की नौबत काफ़ी कम ही आ रही है। पुलिस भी अपराधी के घर के बाहर बस बुलडोज़र खड़ा कर रही है और वो सरेंडर कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अवैध निर्माण कराने वालों के साथ है। रामपुर में तालाब की ज़मीन पर अवैध निर्माण कराने वाले ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना निर्माण गिरवाने की गुहार लगाई और प्रशासन ने अगले ही दिन से कार्रवाई शुरू कर दी। चीन के आर्थिक केंद्र कहे जाने वाले शंघाई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से शहर में पाबंदियां भी बढ़ गई हैं। शहर में पहले से ही डबल स्टेज लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अब लोगों का भी संयम जवाब देने लगा है। इसकी एक बड़ी वजह शंघाई में कोविड ज़ीरो पॉलिसी का लागू होना भी है। एएनआई ने चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि वहां पर अब लोगों ने इस लॉकडाउन का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। चीन में बीते दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। रमज़ान आते ही पार्टियों की नज़र तेज़ हो जाती है और ऐसे में विवादों में बने रहने वाले मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने अब मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने की मांग की है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के बयान देने से शायद कुछ वोटर उनकी तरफ नज़र भी आए। ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली में कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका जाए तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सारी बातें वो विशेष धर्म के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। मुझे अपने धर्म पर गर्व है। मनसे प्रमुख ने राकांपा प्रमुख शरद पवार की भी आलोचना की और उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। आप समझ सकते हैं कि एमएनएस के राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों पर अजानों पर पाबंदी लगाई जाए और वो खुद दूसरे पर कह रहे हैं कि वो इस तरह के विवादों से बचते हैं और दूसरी पार्टियां इसे लेती है। उन्नीस सौ 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक और 2 बार सेना पदक से सम्मानित सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जसवीर सिंह बरार का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। 71 वर्षीय बरार अपनी पत्नी सबरीना सिंह, पुत्र विक्रम सिंह बरार एवं पुत्री निम्मी को छोड़ गए। उनका निधन उनके आवास ग्राम देवीपुर मुल्या में हुआ। रामनगर स्थित घाट पर सैनिक सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पैर में गोली लगने के बाद वे घायल हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से आए आतंकवादियों का कई बार डट कर मुकाबला भी किया और कई आतंकियों को ढेर कर दिया। राज्यसभा के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी अपने स्वजन के साथ नौहरे मनाने कश्मीर में आए थे। उन्होंने भी शिला स्वरूप में विराजमान मां सारिक की पूजा कर उनका आशीर्वाद किया। सुब्रमण्यम ने पूजा में भी भाग लेने के बाद कहा कि कश्मीर में बंद पड़े सभी मंदिरों के किवाड़ खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन आतंक का वो समय
समाप्त हो गया है। जिस तरह आज यहाँ पूजा हो रही है, उसी तरह गुलाम कश्मीर में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर भी भारत सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। सुब्रमण्यम ने कहा है कश्मीरी पंडितों को अपने घर लौटना है, यह उनका हक है। उनके साथ दोबारा वैसा ना हो जो 1989-90 के दौरान हुआ था। ये सुनिश्चित करना सरकार और स्थानीय मुस्लिम समुदाय का भी कर्तव्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि अब संकल्प पूर्ति का समय निकट है। अब की बार कश्मीरी हिंदुओं को ऐसा बसाना है कि दोबारा उजड़ना ना पड़े, उनके बीच मिलजुल कर बसाना है। कश्मीरी हिंदुओं को मोहन भागवत ने भी सभी को नमस्कार करते हुए ऑनलाइन माध्यम से संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कभी भी हिंदू बसने को सक्षम हैं, मगर कश्मीरी हिंदू अपनी भूमि पर बसना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों पर जो गुजरा है उसकी सत्यता कश्मीर फाइल फिल्म ने सामने आई है। कश्मीरी पंडितों का घर वापसी का संकल्प अगले नौहरे पर ज़रूर होगा। 370 के हटने के बाद घाटी वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने राजा ललित दात्य के इतिहास पर खुलकर चर्चा की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने एक दिन के प्रवास पर रविवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली से सुबह वाराणसी के लिए रवाना हुआ। सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी पर वो एयर इंडिया के विमान से पहुंचे। एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी अर्चू देउबा और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। बेसहारा गोवंशी के सहारा के लिए उत्तर प्रदेश में गौ सफारी बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव पशुधन ने शासन को प्रस्ताव बनाकर ये दे दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में वन क्षेत्र की ज़मीन पर गौ सफारी बनाई जाएगी। इसमें गोवंशी के लिए हर तरह की सुविधाएं होंगी। 14 मार्च को प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर गर्ग ने वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें प्रदेश भर के मुख्य पशु चिकित्सकारी, वेटरी यूनिवर्सिटी के डीन, वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर, गौशाला संचालक, एनजीओ के पदाधिकारी और समाजसेवी जुड़े रहे। बैठक में गोवंशी के संरक्षण के लिए भी गौ सफारी बनाने को लेकर सहमति बनी। पाकिस्तान में आज इमरान खान सरकार की किस्मत का फैसला होना है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पाकिस्तानी सांसदों का नेशनल असेंबली पहुंचना शुरू हो गया है। अब तक विपक्ष के 176 और सरकार के 22 सांसद नेशनल असेंबली पहुंचे चुके हैं, लेकिन इमरान खान की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इधर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने आशंका जताई है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को बहुमत मिलता है तो इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं रविवार को विपक्ष ने संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ 100 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। मार्च महीने में इस साल बढ़ी तपिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्यदेव ने इस कदर आग उगली है कि लोग गर्मी से बेहाल हो गए हैं। इससे पहले 1901 में मार्च इतना गर्म रहा था। उत्तर प्रदेश में पारा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार में लोग बढ़ते पारा से थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को यानी कि आज 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। बरेली की भोजपुरा से सपा विधायक सहजिल इस्लाम का धमकी भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार सत्ता पक्ष ने मनमानी की, मगर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत विपक्ष है। यदि इस बार उनकी आवाज़ निकलेगी तो हमारी बंदूकों से गोंदियां निकलेंगी। रात को उनका ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे गलत बताया गया। कहा कि मैं सदन का सम्मान करता हूं, मेरे वीडियो का
कुछ हिस्सा वायरल कर गलत अर्थ दिया गया है। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी सदन में काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर से नजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तो इसलिए मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो आप हमें बताएं, संगठन को बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी, तो हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। प्रदेश में वर्ष 2023 में 14 और नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास कार्य में तेज़ी के निर्देश दिए गए हैं ताकि इनका निर्माण समय पर पूरा किया जा सके। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की ओर योगी सरकार तेज़ी से बढ़ रही है। बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बूस्टर डोज दी गई है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगे इससे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। 99 न्यूज़ की राष्ट्रीय खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।